नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक आपके साथ। मैं हूं अंजना ओम कश्यप। एक शायर ने कहा है कि तेरे जुल्फों में मैं यूं खो जाऊं कि लखनऊ का अमीनाबाद हो जाऊं। मैं यमुना बनकर कब तक तन्हा निहारूं ताज को, एक गंगा मिले तो मैं प्रयागराज हो जाऊं। तालियों के साथ आज प्रयागराज की जनता का भव्य स्वागत। जबरदस्त तालियां। इधर तालियां कम क्यों बज रही है भाई? इधर क्यों कम बज रही है? जोश के साथ हर हिस्से में हम आएंगे। आपके सवाल हमारे लिए सबसे बड़े हैं, क्योंकि वोट के पहले सवालों की चोट से ही आप ये तय कर सकते हैं इस देश की तकदीर और मुकद्दर कैसा होगा आने वाले वक्त में। लेकिन चूंकि पहले और दूसरे दौर के मतदान में थोड़ी सी वोटिंग में उदासीनता है, एक गाने के साथ मैं शुरुआत करूंगी, लेकिन उससे भी पहले परिचय खास मेहमानों से। राकेश त्रिपाठी जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता बीजेपी के, तालियों के साथ स्वागत कीजिए। अजीज खान साहब, राष्ट्रीय प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, तालियों के साथ स्वागत कीजिए। तमजीद अहमद साहब, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, तालियों के साथ स्वागत कीजिए। अरे ताली बजाइए भाई इनके लिए भी। रोहित अग्रवाल जी आरएलडी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं। लेकिन इससे पहले कि हम चर्चा की शुरुआत करें, आइए आपको दिखाते हैं। आज हम सबसे पहले पहुंचे रायबरेली, फिर गए अमेठी, अमेठी के बाद कौशाम्बी। इन 3 जगहों पर जनता की क्या थी राय, पहले आइए आपको सुना देते हैं, फिर नेता और जनता आमने सामने। आइए चलते हैं, सीधा निकलते हैं इलाहाबाद से रायबरेली। सबसे पहले फिरोज गांधी यहाँ से सांसद बने। आइए रायबरेली की जनता से जानते हैं कि उनकी क्या राय है। उनको ये डर है अब की बार कि कहीं अगर अब की बार दावेदारी कांग्रेस ने कर दी और गांधी परिवार आ गया और जमानत जब्त हो गई तो बहुत बड़ी बेइज्जती उनकी होगी। हमारी राय तो भाजपा ही आएगी, कांग्रेस को नहीं लड़ना चाहिए यहाँ से। कि सोनिया गांधी जीतने के बाद एक बार भी क्षेत्र में नहीं आई है। प्रियंका वाड्रा जी यहाँ से चुनाव लड़ती हैं तो हम लोगों का ही सौभाग्य नहीं, पूरे रायबरेली जनपद का सम्मान होगा। 101% लड़ना चाहिए और वो लड़ेंगी भी। अरे सोचना का प्रियंका आ जहाँ ज्यादा ठीक है। कांग्रेस गवर्नमेंट आए और हम 370 खत्म कर पाए और मुस्लिम तुष्टीकरण की जो राजनीति कर रहे हैं। पिछले 5 वर्षों में उन्होंने जनता को यहाँ के जो है धोखा दिया है। सिर्फ प्रियंका गांधी को लड़ना चाहिए। किसी रायबरेली के लोगों को नहीं दे सकते, बाहरी को दिए। गांधी परिवार के नेता हो, रायबरेली केवल पिकनिक स्पॉट समझते हैं। इनका विकास अगर बोल रहा है 10 सालों में काम किया है तो इनको बोलना चाहिए, प्रत्याशी क्यों नहीं ला रहे? रंजन की यही पुकार, अब की बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार। ये अब की सरकार बदले। आते जा रहे हैं तो 5 साल आप कहाँ थी? देश के टुकड़े करने वाली पार्टी कांग्रेस। आइए अब रायबरेली से सीधा रवाना होते हैं हम लोग अमेठी के लिए। अमेठी हम पहुंच गए हैं रायबरेली से। यहाँ दीदी की विदाई करने आए, ढोल नगाड़े के साथ आए। हिंदू धर्म की आस्था को अस्थमा बना दिया है बीजेपी। यहाँ स्मृति ईरानी जीतेंगी। कोरोना काल बीत गया, राहुल गांधी दिखाई पड़े नहीं आए। आएंगे तो जीतेंगे लाखों वोटों से, नहीं तो दीदी जी एक तरफा जीत रही है चुनाव। समाजवादी पार्टी में है कि नहीं है? लेकिन जो सच्चाई, मैं सच्चाई बता रहा हूँ, अभी वो आए नहीं है। जब प्रत्याशी आएगा तब देखा जाएगा। सबका विकास, सबका साथ, सबका सत्यानाश। राहुल जी 15 साल तक सांसद रहे, बैकुंठी मार के बैठे रहे। बैठिए बैठिए, नीचे बैठ के बताइए। एक गाय के गोबर से बनी हुई राखी है। ताली बजाइए जोर से भाई, ताली बजाइए। ये चमक वो गांधी परिवार और कांग्रेस की देन है। कांग्रेसी यहाँ 25 साल से थे, हमने सब देखा है। इस बार विदाई उनकी अच्छे वोटों से होगी। अग्निवीर में हो चुके हैं। मैं बताना चाहता हूँ, कहीं भी एक पैसे का अग्निवीर में घूस नहीं लग रहा है। आपका एजुकेशन बेहतर होना चाहिए, आप हर जगह आ जाएंगे फाइनल। मैं कांग्रेसियों को ये कहना चाहता हूँ कि राहुल गांधी आते ही यहाँ का रोजगार लेकर के चले गए। अमेठी में हेलीपैड से हम अब रवाना हो रहे हैं अमेठी को करीब से देखने के लिए। आम लोग जो सड़कों पर है वो क्या सोचते हैं? जो पिछली बार था इस बार भी वही रहेगा। जो जीएसटी में जो इनको पेनाल्टी बढ़ती है उस पे ब्याज कम से कम माफ कर दे सरकार। 45 दिन धरने पे भी बैठा था, कांग्रेस पार्टी का एक भी कार्यकर्ता नहीं आया। पेपर लीक होता है, विकास तो कोई है नहीं। इस बार हम चाह रहे हैं 400 पार हो और स्मृति ईरानी आएंगे। लड़े लेकिन सफलता नहीं मिल पाएंगे। पहुंच गए हैं अमेठी रेलवे स्टेशन रेस्टोरेंट के बाद। यहाँ पर लोगों से जानते हैं। सोच रहे हैं बस उन्हीं को जिताने के लिए। काम तो सही हो रहा है यहाँ पे, मैडम बढ़िया है, काम अच्छा हो रहा है, विकास स्मृति ईरानी ठीक है।
राहुल गांधी जी ठीक है। हम तो कांग्रेस आते हैं। हमारे हिसाब से स्मृति ईरानी ही जीतेंगी। सब वही है जो है यहाँ सब पार्टी वही। अमेठी से तो कांग्रेस निश्चित रूप से जीतेगी। स्मृति ईरानी जीतेंगी, सांसद बनेंगी, या फिर राहुल गांधी जीतेंगे, सांसद बनेंगे? राहुल गांधी को तो रहे नहीं दीजिए, वैसे स्मृति ईरानी भी बहुत काम तो की नहीं है यहाँ पर। आज हमने शुरुआत की रायबरेली से, पहुंचे हैं अमेठी और अब रवाना हो रहे हैं गौतम बुद्ध की तपोभूमि कौशाम्बी के लिए। राष्ट्रगान के हेलीकॉप्टर शॉट में अमेठी से हम पहुंच गए कौशाम्बी। जीतने वाले उसे दे देंगे वोट, बेकार थोड़ी करेंगे। बीजेपी को वोट करेंगे फर्स्ट। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करेंगे, मोदी जी के पक्ष में वोट करेंगे। समाजवादी पार्टी गलत प्रत्याशी उतार दे और लंदन से राजा बाबू जो है सांसद बनने का सपना देख रहे हैं। जिसकी सरकार में हुआ आस्था का सम्मान, कौशाम्बी की जनता उसी को करेगी मतदान। इस बार भी प्रधानमंत्री हिंदू फिर से जागा, खत्म हो रहा था देश में हिंदू। सिपाही भर्ती रद्द कर दिया। रोजी रोटी जो दे न सके वो सरकार निकम्मी है। सरकार नहीं बदलेगी, सिर्फ मोदी सरकार आएगी। मोदी जी पे वोट करना है, विनोद सोनकर को वोट करना है। हम लोग यादव समाज से आते हैं मैडम, और समाजवादी पार्टी के शासन में जितना शोषण, पूरे देश की जनता बदलाव करने जा रही है। चुनाव के लिए मोदी होगी। हमारा प्रत्याशी कमल का फूल विनोद सोनकर ही जीतेंगे। मोदी सरकार। और हम विनोद सोनकर जी को वोट देंगे, कमल नहीं देंगे। मैं मुस्लिम समाज से हूँ, जुनैद सिद्दीकी। अब यहाँ से हम सीधा रवाना हो रहे हैं संगम नगरी प्रयागराज के। तो हम पहुंच गए हैं प्रयागराज, प्राचीन नगरी है। ये देखिए, गंगा जी, यमुना जी और अदृश्य सरस्वती जी का मिलन, जिसे कहा जाता है संगम नगरी। यही इंडियन कॉफी हाउस है जहाँ पर लोग बैठते थे और राजनीति पर, कॉफी पर बैठकर चर्चा करते थे। ये चुनाव तो इस बार बदलाव के मूड में लग रहा है हमें। चुनाव का कोई मुद्दा ही नहीं है, मुद्दा विहीन चुनाव है। तो यही चाहते हैं कि भाई राहुल गांधी से ज्यादा कोई आदमी वह अपना एक ब्रिज की लड़ाई सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी से है। मोदी के अलावा उत्तर प्रदेश में योगी का ज्यादा प्रभाव है। देखिए मैडम, मोदी ने जो काम किया है वो किसी के पास इसका विकल्प नहीं है। उन्होंने सारे मुस्लिमों को जो है ओबीसी में ले लिया, यह गलत है। मोदी जी पर भरोसा, एकदम भरोसा है 400 पार। अच्छा काम हो रहा है, रोड नाली सब बन रही हैं, अच्छा काम हो रहा है। तो एक बार था फिर तालियों से स्वागत कीजिए, क्योंकि जोश हाई रहना चाहिए प्रयागराज की जनता का, लेकिन जोश हाई मतदाता का भी रहना चाहिए। आप एक गाना गाकर सुनाना चाहती हैं, चलिए गाइए, इसी से शुरू करते हैं। तो अपनी बात मैं अपने गाने के माध्यम से कहना चाहती हूँ। जागो जागो रे, जागो जागो रे, जागो रे मतदाता, विधाता बनो भारत के। जागो जागो रे मतदाता, विधाता बनो भारत के। सुप्त हुए कर्तव्य बोध को पुनः जगाना होगा, सुप्त हुए कर्तव्य बोध को पुनः जगाना होगा। यदि अधिकार प्रयोग न होगा फिर पछताना होगा, यदि अधिकार प्रयोग न होगा फिर पछताना होगा। वोट डाल के बदल दो की पासा, विधाता बनो भारत के। तालियां बजाइए भाई इनके लिए, बहुत अच्छा संदेश दिया है। देखिए, लोकतंत्र की ताकत आपके वोट से है। एक नागरिक के तौर पर सबसे बड़ी आपकी जिम्मेदारी है। लेकिन राकेश त्रिपाठी जी, आपने टिकट काट दिया रीटा बहुगुणा जोशी जी का और दूसरे आदमी को सामने खड़ा कर दिया है त्रिपाठी जी को। क्यों जनता वोट दे बीजेपी के लिए, बताइए प्रयागराज की जनता। देखिए अंजना जी, आज इसको प्रयागराज जब कह रही है ना, तो वही प्राचीन प्रयागराज याद आ रहा है। ये केवल इलाहाबाद से प्रयागराज नाम नहीं बदला है, बल्कि प्रयागराज की दशा और दिशा बदलने का काम हमने किया। देखिए, प्रयागराज गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम है। इस संगम क्षेत्र में एक समय में जब सपा का शासन हुआ करता था ना, तो कास्ट, क्राइम और करप्शन का संगम हुआ करता था। इस प्रयागराज की क्या पहचान बना करके रखी थी? यह प्रयागराज अराजकता के साए में रहा करता था। इस प्रयागराज को आज सुरक्षा का एहसास देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। इस प्रयागराज को आज वास्तविकता में वही तीर्थराज प्रयाग,
जहां कुंभ लगता है। याद करिए कि एक समय था जब यहां कुंभ था और कुंभ का मालिक बनाने का काम कर दिया था मोहम्मद आजम खान को। उस कुंभ में भगदड़ हुई थी, उस कुंभ में अराजकता थी। वो कुंभ आज भी हमारे मन को पीड़ा देता है, लेकिन 2019 का भव्य कुंभ हुआ। वो कुंभ जिसने प्रयागराज की गलियों को चौड़ी सड़कों में बदलने का काम किया है। आज जब आप हेलीकॉप्टर से आई होंगी ना, तो चौड़ी सड़कें ये एहसास बदल रही होंगी कि प्रयागराज जिसको कस्बे के रूप में देख रहे थे, वो प्रयागराज आज कैसे महानगर के रूप में विकसित होने का काम किया है। ये मोदी की गारंटी है। नरेंद्र मोदी जी ने आज केवल शहर का ही विकास नहीं, बल्कि फूलपुर हो, प्रयागराज हो, आज ग्रामीण क्षेत्रों के भीतर कैसे बिजली का विकास करने का काम किया है। हर घर तक बिजली पहुंचाने का काम किया है। हमने प्रधानमंत्री आवास देने का काम किया है। हमने शौचालय देने का काम किया है। उज्ज्वला गैस के कनेक्शन देने का काम किया है। उजाला योजना के तहत बिजली के कनेक्शन देने का काम किया है। हमने जीवन स्तर को बदलने का काम किया है। आज गरीबों के जीवन में एक क्रांतिकारी बदलाव आया है और इस बदलाव में टिकट बदला है तो क्या हुआ, भारतीय जनता पार्टी में अलग अलग कार्यकर्ताओं को अलग अलग भूमिका दी जाती है और इस बार नीरज त्रिपाठी जी यहां से सांसद के प्रत्याशी बने हैं। ये क्लासिक एग्जाम्पल है ना। आप कहते हैं परिवारवाद नहीं होना चाहिए, आप केशरीनाथ त्रिपाठी को के बेटे को नीरज त्रिपाठी को टिकट दे देते हैं, ये रेवती रमन सिंह के बेटे उज्जवल रमन सिंह को टिकट दे देते हैं, तो इनका परिवारवाद गलत और आपका गंगा में नहाया हुआ। देखिए केशरीनाथ त्रिपाठी जी, वास्तविकता में कुछ लोग ऐसे अवतरित जैसे होते हैं। केशरीनाथ त्रिपाठी जी विधि के क्षेत्र में एक बड़ा नाम रहे हैं। केशरीनाथ त्रिपाठी जी के पुत्र ने न केवल वकालत में उनकी विरासत को संभालने का काम किया है, बल्कि समाज सेवा के क्षेत्र में भी उन्होंने अपनी भूमिका निभाई है। और कोई पिता के नाते नहीं, नीरज त्रिपाठी ने अपनी पहचान अपने दम पर बनाई है। आज अधिवक्ता के तौर पर नीरज त्रिपाठी की बड़ी पहचान है और यह परिवारवाद के आधार पर नहीं है, लंबा संघर्ष रहा है। कोई ऐसा नहीं है कि गोद से उतरे 18 साल के पूरे हुए और तुरंत टिकट थमा दिया है। ठीक वैसे ही जैसे आदित्य यादव को मिल गया है, ठीक वैसे ही जैसे धर्मेंद्र यादव को मिल गया है, ठीक वैसे ही जैसे आज अक्षय यादव को मिल गया है। 5 के 5 यादव एक ही परिवार के उतार देने का काम किया है। यह परिवारवाद होता है कि तीन भाई भैया और भौजाई संभालिए गठबंधन की तरफ से। कांग्रेस के उम्मीदवार यहाँ पर है, लेकिन मोर्चा संभालिए समाजवादी पार्टी की तरफ से 2 बार से बीजेपी जीत रही है। ये वही धरती है जहां पर फूलपुर सीट भी है, जहां पर जवाहरलाल नेहरू देश के प्रथम प्रधानमंत्री, एक दो नहीं अनेकों प्रधानमंत्री यहाँ, लाल बहादुर शास्त्री जी से लेकर वीपी सिंह, मुरली मनोहर जोशी भी यहीं से हैं, जनेश्वर मिश्रा जी जिन्हें छोटे लोहिया कहा जाता है। लेकिन बीजेपी पिछले 10 साल से अपनी पकड़ बना चुकी है। कैसे इसके लिए देखिए अंजना जी, लगातार राकेश त्रिपाठी जी किस तरह कटाक्ष कर रहे थे। ये वही लोग हैं कि दिलों में आग, लबों पर गुलाब रखते हैं। ये अपने चेहरे पर दोहरा नकाब रखते हैं। ये नकाब इनका उतर रहा है। ये जो चेहरे पर नकाब है ये उतर रहा है। आप देखिए, ये जो काम करें वो ठीक है, दूसरा कोई काम करे वो ठीक नहीं है। लेकिन अंजना जी ने एक बात आपको बता दें कि जिस धरती पर हम लोग मौजूद हैं, ये पूर्वांचल का ऑक्सफोर्ड है। पूर्वांचल के ऑक्सफोर्ड में देखिए तमाम नौजवान बैठे हैं। इन्हीं नौजवानों ने 2019 में और 2014 में माननीय मोदी जी की सरकार बनाई थी। आज जो चौराहों पर है, पेपर लीक हो रहा है, बड़ी बड़ी परेशानियां हैं, लेकिन उस बात को करने के बजाय आज माननीय मोदी जी, उनको यह नहीं समझ में आ रहा कि आखिर वो करें क्या। बहुत बड़ी समस्या है। आज आप देखिए, उनको नैरेटिव सेट करना पड़ रहा है। आज वो हिंदू मुसलमान करके कहीं ना कहीं वो अपने मन की पीड़ा को व्यक्त कर रहे हैं। आज 10 साल की उपलब्धियां उनके पास बताने के लिए कुछ नहीं है। वो ये नहीं बता पा रहे हैं कि मैंने 10 साल में काम क्या क्या किया। आज नौजवान परेशान है, पेपर लीक हो गया, 60 लाख नौजवान आज चौराहों पर है, लाठियां भांजी जा रही हैं। आप दूसरी तरफ देखें, वही किसान, अंजना जी इंपॉर्टेंट मामला है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि आप देखिए 400 पार का नारा लग रहा था फर्स्ट पेज के पहले, अब 400 हार का नारा लग रहा है। क्योंकि ये हालात हैं। ये चुनाव जनता बनाम सत्ता। अब ये कांग्रेस नहीं लड़ रही है, ये कांग्रेस नहीं लड़ रही है, ये समाजवादी नहीं लड़ रही है, जनता चुनाव लड़ रही है। जनता, अरे बस भैया, बस सुनिए, जनता चुनाव लड़ रही है। लगने लगते हैं अंजना जी सुनिए, सिर्फ नारा ही है, नारा के अलावा कुछ नहीं है। सारे दावे वायदे खोखले, ठीक है। काउंटर क्वेश्चन है, उसका आप भी जवाब दीजिए। ये कह रहे हैं कि अभी तो पेपर लीक हो रहा है, हम सख्त कार्रवाई कर रहे हैं। पहले तो नकल के लिए कमरों से लटक करके चिट्ठे पास किए जाते थे। वाह वाह वाह, और पूरा का पूरा शहर लग जाता था नकल कराने में। छोटा सा ये ठीक करेंगे, ये ठीक करते करते 10 साल हो गया, अब ठीक नहीं कर पाए। अब जनता ठीक करेगी इनको, और जनता ने ठीक करने का मन बना लिया। ठीक है, आरएलडी की तरफ से आप मोर्चा संभालिए। यही घबराहट है क्या बीजेपी जवाब देने में सक्षम नहीं है। पूरे एनडीए गठबंधन में खलबली है। वो कह रहे हैं कि चूंकि कम वोटिंग हो रही है, डरे हुए हैं, इसीलिए अब ये हिंदू मुस्लिम ये तमाम मुद्दे उठाए जा रहे हैं। जवाब दीजिए। इंडिया गठबंधन में खाली खलबली नहीं है, बौखलाहट है, और ये बौखलाहट है हार की।
मैं एक शेर के साथ अपनी शुरुआत करूंगा। चमन को सींचने में पत्तियां कुछ झड़ गई होंगी, यही इल्जाम है हम पे चमन से बेवफाई का। जिन लोगों ने पैरों तले रौंदा है चमन को, वह ठेका लिए हैं चमन से आसनाई का। तो मुझे लगता है इंडिया गठबंधन वाले, जिन्होंने देश के अंदर सिवाय अराजकता के और कोई काम नहीं किया, इंडिया गठबंधन वाले जिन्होंने अपराध को रोजगार बनाया था, जिन्होंने अपहरण को रोजगार बनाया था, जिन्होंने नौकरियां ना देके लिस्ट जारी होती थी एक भैया जी के चैम्बर से और एक होती थी चाचा जी के चैम्बर से, अधिकारी परेशान रहते थे किसकी लिस्ट का सम्मान करना है, जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार के अंदर लिप्त रहे, इनके प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी जी, जिन्होंने स्वयं कहा था कि जब हम 1 रुपया भेजते हैं तो 15 पैसे जनता तक पहुंचता है। और वही भारतीय जनता पार्टी ने डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर के माध्यम से 1 रुपए को 1 रुपए पहुंचाने का आपके खातों तक काम किया है। और ये आज हम पे इल्जाम लगा रहे हैं। आज पूरी तरीके से बौखला चुका इंडिया गठबंधन। आज कह रहा है आपके मंगलसूत्र का बंटवारा करेंगे। हमने कहा था क्या? हमने कहा था कि आप अपने मैनिफेस्टो के अंदर लेके आइए, जिसको न्याय पत्र नाम दिया है आपने। यही न्याय है जनता के साथ। आपने पहले सैम पित्रोदा से आपने क्या कहलवाया? इनहेरिटेंस टैक्स की बात करते हैं। 4 कमरे में से 2 कमरे में कांग्रेस का दफ्तर खोलेंगे और उसके बाद आप कहेंगे कि जनता आपको वोट दे दे। जनता आपको वोट देने नहीं जा रही है। चलिए कांग्रेस पार्टी की तरफ से मोर्चा संभालिए। ऐसी विदाई करेगी, पुनः आपको कभी अभी अग्रवाल जी को हफ्ते पर भी नहीं हुआ भारतीय जनता पार्टी के साथ। देखिए एक संदेश, सवाल सुनिए, एक संदेश जा रहा है जो बीजेपी एनडीए के लोग कह रहे हैं। और ये सैम पित्रोदा की बात है। उन्होंने खुद ही कहा कि अमेरिका में विरासत कर लगता है। विरासत कर ये है जिसमें अगर किसी की मृत्यु हो तो परिवार वालों को 45%, 55% सरकार के हाथ में चली जाए उसकी प्रॉपर्टी, और फिर वो तय करे सरकार की किसको ये बांटना है। फिर से उसी पर ये लोग आरोप लगा रहे हैं कि 2 कमरों में क्या कांग्रेस का दफ्तर खुलेगा। देखिए अंजना जी, सैम पित्रोदा जी ने क्या कहा है कांग्रेस पार्टी ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया, वो उनका निजी विचार है। इस तरह तो सैम पित्रोदा ने बहुत सारे आरोप। बीच में ये अग्रवाल जी, ये तरीका आपके पास पहले तो नहीं था। भारतीय जनता पार्टी के पास जब आप गए इस तरह की हरकत करना शुरू कर दी। मुझसे बात करें आपस में नहीं। अंजना जी, ये समझ लीजिए कि सैम पित्रोदा ने ईवीएम के बारे में बहुत सारे सवाल उठाए। कितने शोज हम लोगों ने किया और कितना भारतीय जनता पार्टी ने उनके विचारों के साथ सहमति जताई है। अगर सैम पित्रोदा अगर अब सही है तो ईवीएम के मुद्दे पे भी सही है। भारतीय जनता पार्टी से पूछ लीजिए क्या वो सही है कि नहीं सही है। ये सवाल पूछना पड़ेगा, ये सवाल पूछना पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी से। दूसरा, आप एक बात अंजना जी समझ लीजिए कि इलाहाबाद की धरती पे आप खड़ी हैं। बहुत सारे इन्होंने अपने भारतीय जनता पार्टी की उपलब्धि गिराई, लेकिन फिर उसके बावजूद इन्होंने अपने संसद का टिकट काट दिया। इसका मतलब है कि कोई काम नहीं हुआ। इसी वजह से संसद के पास निगेटिव इन्होंने अपना टिकट काट दिया। एक बड़ा मुद्दा है यह कि अगर इन्होंने उपलब्धि की है तो रीता बहुगुणा जोशी जी का टिकट क्यों काट दिया। और फिर इलाहाबाद में इतनी बड़ी उपलब्धि है कि उपलब्धि में आपको और गिरा देता हूं। ये नौजवान बैठे हुए यूनिवर्सिटी के, एक उपलब्धि इनके खाते में और है। जब आरओ का परीक्षा लीक हुआ, इसी इलाहाबाद की धरती पर नौजवानों को लाठी और डंडे से पुलिस पीट रही थी। कोई भूल नहीं सकता है, यह भी उपलब्धि इन्हीं के नाम पे है। कोई भूल नहीं सकता है जना जी, जिस तरीके से बेरोजगार किसान जब सड़कों पर नहीं थी इलाहाबाद में, लोग लाठी और डंडे से उनको पीट रहे थे। कोई भूल नहीं सकता अंजना जी, यही इलाहाबाद की धरती है। अब बैठिए पूरा करिए। जवाब दीजिए राकेश जी। राकेश जी एक सेकंड, राकेश जी जवाब दीजिए, फिर मैं 5 लोगों के सवाल लूंगी। आप लोग 5 लोग हाथ उठाइएगा, बराबरी से होगा भाई दोनों तरफ से। अंजना जी 10 सेकंड बात खत्म कर रहा हूं। पूरी कर लेंगे, 10 सेकंड बात खत्म कर रहा हूँ। यही इलाहाबाद की धरती है। इनके नेताओं ने लगातार जो बयान दिया कि बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान की हम हत्या कर देंगे, यही इलाहाबाद की धरती। इसका जवाब बाबा साहब अम्बेडकर संविधान की हत्या करने की इनका भारतीय जनता पार्टी को देगा। उत्तर प्रदेश के लोगों की याददाश्त कमजोर नहीं है। उत्तर प्रदेश के लोग जानते हैं, उन्हें याद है कि कैसे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष अनिल यादव थे और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष अनिल यादव को हटाने के लिए हाईकोर्ट को आदेश करना पड़ा था। किस तरह से लगातार 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 आयोग के अध्यक्ष, 4 आयोगों के अध्यक्ष हाईकोर्ट के आदेश से हटाए गए थे। पूरी जातिवाद के आधार पर, ठेकों के आधार पर परीक्षाएं होती थी और आज ये दावा कर रहे हैं। सच बात तो यह है कि कांग्रेस पार्टी आज गलबहियां भले समाजवादी पार्टी के साथ कर रही है, लेकिन क्या यह सच नहीं है कि समाजवादी पार्टी के समर्थन से अतीक अहमद ने इन्हीं की प्रॉपर्टी, गांधी नेहरू परिवार की प्रॉपर्टी कब्जाने का काम किया था, जिससे छुड़ाने का काम आज भारतीय जनता पार्टी ने किया है। यह उदाहरण देश भर में रखने का काम किया है
कि माफिया की प्रॉपर्टी को जमींदोज करके बुलडोजर से उसको ढा करके उस पर 60 आज गरीबों को हमने चाबी सौंपने का काम किया है। ये पूरी दुनिया में एक उदाहरण है कि कैसे अपराधियों की संपत्तियों को जब्त करके और वहां गरीबों को मकान दे दिया जाए। और आज ये कांग्रेस संकल्प पत्र, अपना न्याय पत्र लेकर आई है कि गरीब लोगों की, जनता की गाड़ी कमाई को वो जब्त करने का काम करेगी। छोटा सा रिएक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट है। मुख्तार अंसारी के घर पर जाना, माफियाओं के साथ वो सीधा आरोप लगा रहे हैं 60 गांठ का। एक जनता में भी भावना है, उनको लगता है कि हम ज्यादा सुरक्षित अब महसूस कर रहे हैं। इसको कैसे काउंटर कीजिएगा? लड़ाई नहीं भैया, अरे भैया लड़ाई नहीं, बोलिए। अंजना जी एक बात समझे इनके, अंजना जी बोलिए। अंजना जी देखिए जो दावे और वादे, ये कह रहे करप्शन खत्म कर दिया, प्रशासन दुरुस्त कर दिया। मैं कहना चाहूंगा सिर्फ इतना कि दिन भी सूना रात भी बीरा और शहर भी काली है। दिन भी सूना रात भी काली और शहर भी बीरा है, हर चेहरे पर खौफ लिखा है। ये कैसी खुशहाली है? आपने खुशहाली की बात की थी ना, ये खुशहाली आई है। मैं जानना चाह रहा हूं खुशहाली के बारे में कि ये एक सवाल का जवाब दें कि आज जो हालात हैं, इनके अपने नेता संविधान बदलने की बात कर रहे हैं। ये काउंटर करें, ये बताएं कि जो अरुण गोविल ने कहा, ज्योति वर्धा ने कहा, जो लल्लू सिंह ने कहा, जो तमाम लोगों ने कहा, क्या संविधान बदलेंगे? नहीं बदलेंगे। संविधान बदलने पर आप ही के सांसदों का बयान है, खौफ है। क्यों संविधान बदलेंगे, कैसे बदलेंगे? देखिए ये अधिवक्ताओं की नगरी है, यहाँ हाईकोर्ट है। कम से कम विधि के जानकार सब जानते हैं कि 42वां संविधान का संशोधन, ऐसे नहीं करिए, ऐसा मत करिए। 42वां संविधान का संशोधन भारत के संविधान की आत्मा में परिवर्तन करने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया था। जब प्रियम्बल के भीतर परिवर्तन करने का आपने शाउटिंग मैच नहीं है सर, प्लीज। आज तक शाउटिंग मैच करना है तो दूसरे चैनल पे जाना होगा, प्लीज। ये बताएं, आपके बीच में मैंने रोका था, अब आप भी रुके प्लीज। एक बार में एक व्यक्ति बोलेगा, प्लीज। देखिए क्या ये सच नहीं है? जाइए कहीं बाहर। क्या ये सच नहीं है कि 106 बार संविधान का संशोधन विधि की परिधि के दायरे में भारत की संसद से हुआ है? क्या ये सच नहीं है कि भारत के संविधान की आत्मा में परिवर्तन करने का काम तानाशाही लागू करके इंदिरा गांधी जी ने करने का काम किया था, जब प्रियम्बल में बदलाव किया था? लेकिन आज संविधान बदलने की किसी में कुव्वत नहीं है। कोई पिछड़ों का आरक्षण छीन नहीं सकता, कोई दलितों का आरक्षण छीन नहीं सकता। ये प्रयास जरूर कर रहे हैं। कैसे अब आपसे प्रश्न इधर देखिए, उनको मत देखिए, मुझे देखिए। प्रश्न यह है, फूलपुर जवाहरलाल नेहरू की सीट, यहां पर आप सोचिए, एक सेकंड सर, एक सेकंड। कांग्रेस को चिंता होती है कि आपकी जमीन यहां पर जिस तरह से लुट रही है, एक के बाद एक जगहों पर, प्रयागराज ऐसी तमाम जगहों पर बीजेपी का 2 बार से जीतना, क्या आपके लिए खतरे का सिग्नल नहीं है? छोटा सा जवाब। देखिए एक बात समझिए अंजना जी, पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर इंडिया गठबंधन 80 सीटों पे लड़ रहा है। कोई भेदभाव नहीं कि समाजवादी पार्टी कितने पे लड़ रही, कांग्रेस कितने पे लड़ रही। हम लोग मुद्दों पे चुनाव लड़ रहे हैं और जो हमारा घोषणा पत्र उस पर हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। इस पे आप फूलपुर और इलाहाबाद में मत बांटिए। इलाहाबाद में कांग्रेस लड़ रही है, फूलपुर में समाजवादी पार्टी लड़ रही है। कहीं कोई दुराव नहीं है। हम लोग ये मिलकर इंडिया गठबंधन जब जीतेगा तो इंडिया निकल के आएगा और वो संविधान के आधार पे वो इंडिया चलेगा। अभी भी राकेश जी ने ये नहीं कहा कि हेगड़े जी के बयान को इन्होंने खारिज भी नहीं किया, लल्लू सिंह के बयान को इन्होंने खारिज नहीं किया। इन्होंने बल्कि बताया कि 106 बार संविधान का संशोधन हुआ है। इसका मतलब साफ है कि इनकी मंशा स्पष्ट है। ठीक है, नेताओं की बारी हो गई, अब जनता की बारी है। मुझे 5 सवाल लेने दीजिए प्लीज। देखिए कांग्रेस के 4 चरित्र एकदम क्लियर है। जो पूरे भारत में प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं वो कैसे कर रहे हैं वो देखिए। कर्नाटक में सरकार कांग्रेस की है। कर्नाटक में ओबीसी के आरक्षण को छीनने वाले कांग्रेसी, उन्होंने कांग्रेस ओबीसी के आरक्षण से 4% हटा करके मुस्लिमों को दिया। किस लिए? तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं और वो ये कह रहे हैं। और भारत में अगर विकास हुआ है, प्रयागराज में विकास हुआ है, गंगा नदी यमुना नदियों में सफाई का अभियान चला है। आज दिल्ली में देखिए यमुना नदी दिल्ली में रो रही है और प्रयागराज की यमुना देख लीजिए। ये प्रयागराज ये भाजपा का काम बोलता है। जवाब सुनिए एक एक करके जवाब समझिए। पहली बात तो ये झूठ का पर्दाफाश होना जरूरी है। जवाब दीजिए। पहली बात तो ये झूठ का पर्दाफाश होना जरूरी कि कर्नाटक में ओबीसी आरक्षण छून के माइनॉरिटीज को दिया गया है। ये मिथ भारतीय जनता पार्टी के डर्टी ट्रिक डिपार्टमेंट फैलाने का प्रयास कर रहा है। लेकिन मैं एक सवाल पूछता हूं भारतीय जनता पार्टी से। हमारा विचार है कि जब हम सत्ता में आएंगे तो 50% की आरक्षण की सीमा तोड़ देंगे। क्या इस विचार से सहमत है? बता दे। हम तो तोड़ने के लिए तैयार है। हमने अपने मैनिफेस्टो में लिख दिया है कि जातिगत जनगणना कराएंगे। जातिगत आधार पर हम इस देश के अंदर जातिगत जनगणना के आधार पर काम करने का कार्य करेंगे।
देंगे और जो भी गरीब लोग हैं उनको संपदा के संपदा देने का काम करेंगे। मेरी तरफ से ये पूछना है, ये जो 2 करोड़ नौकरी की बात हुई, छात्र संघ बहाली की बात हुई, ये नहीं करते। मैं 4 पंक्तियों के माध्यम से कहना चाहूंगा। पोस्टर दिखाइए, छात्र संघ बहाल, और ये जो 2 करोड़ छात्र संघों से तो इतने बड़े बड़े नेता सब सामने आते हैं। और देखिए, 1 मिनट, भंवर जब भी डुबोएगा उभारा दे के मारेगा। और सुनो है मछलियां, मतलब छात्र, सुनो है मछलियां, तुमको इचारा दे के मारेगा। और तुम्हें गलतफहमी है कि अच्छे दिन आएंगे, बड़ा चालाक है दुश्मन, धर्म का सहारा दे के मारेगा। देखिए, मैं नौजवान साथी को कहूंगा, देखिए, छात्र संघ की पाठशाला के कभी हम विरोधी नहीं रहे हैं, लेकिन किस तरह से समाजवादी पार्टी के लोगों ने छात्र संघों को गुंडागर्दी का अड्डा बनाने का काम किया था, पूरी यूनिवर्सिटीज को किस तरह से राजनीतिक अड्डा बनाने का काम किया था। स्वयं अखिलेश यादव जाकर के छात्र संघों के भीतर अपराधियों को पैदा करने का काम कर रहे थे। हम राजनीति के अपराधीकरण के विरोधी हैं, हम छात्र संघों के अपराधीकरण के विरोधी हैं। स्वच्छ छात्र संघ निकल करके आना चाहिए, प्रतिभावान छात्रों को निकल करके आना चाहिए। आज देश में डबल से ज्यादा यूनिवर्सिटी बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। आज शिक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव लाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। कांग्रेस के मैनिफेस्टो में कहा जाता है कि अल्पसंख्यकों को उनकी पसंद के खाने का मौका दिया जाएगा। अल्पसंख्यक अपनी पसंद खाना खा सकते हैं, क्या उनको गोकशी पे खुली छूट दी जाएगी? अखिलेश यादव कहते हैं कि मैं इलाहाबाद का नाम, प्रयागराज का नाम बदल इलाहाबाद कर दूंगा। क्या यह मुस्लिम तुष्टिकरण की राजनीति नहीं है और क्या है? दोनों से सवाल है, आप जवाब दे दीजिए इसका। देखिए अंजना जी, मैंने कहा ना, ये बात योगी आदित्यनाथ भी कह रहे बिल्कुल हैं ठीक कि भोजन की आजादी जो कहा जा रहा है, तो क्या गौकशी खुलकर करने की आजादी मांग रहे हैं? देखिए अंजना जी, बड़ा अहम सवाल है। संगीत सोम, इनके विधायक मंत्री, वो 2 एक्सपोर्ट कंपनियों के मीट सप्लाई के, वो 2 एक्सपोर्ट के मालिक हैं। एक बात। दूसरी बात, गोवा में इनकी सरकार है और गोवा में इनकी सरकार होने के बावजूद वहां पर गौकशी बंद नहीं है। हम मांग करते हैं कि पूरे देश में गौकशी बंद हो। चूंकि गौकशी जब तक बंद नहीं होगी तब तक ये कहीं न कहीं ये चलता रहेगा। आज देश में तमाम जगहों पर गौकशी हो रही है, लेकिन बीजेपी सरकार सत्ता में है, केंद्र में है, उसके बावजूद ये रोक नहीं रही है। दूसरी तरफ ये नैरेटिव क्या सेट कर रहे हैं कि साहब कांग्रेस आएगी। भाई आपकी सरकार में तो पहले से हो रहा है, गोवा में ऑलरेडी पहले से गौकशी हो रही है। और संगीत सोम और तमाम तो आपके बड़े नेता वो कहीं ना कहीं मीट को एक्सपोर्ट कर रहे हैं। इसको जवाब दें पूरी तरह से। ठीक है, 1-2 सवाल और। भारत माता की सवाल क्या है? माता की। मैं इस प्रयाग की पावन पुण्य धरती पर लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को सादर नमन और प्रणाम करता हूं। बहुत अच्छे सवाल पूछे। सवाल मेरा तमाम जो है सभी पार्टियों से हैं, सभी पार्टियों के नेताओं से हैं। क्या इस देश में मानवता नाम की चीज मर जाएगी? इसी इलाहाबाद की इस धरती पर जज रहते हैं, अधिकारी रहते हैं, कर्मचारी रहते हैं। 17 के पहले उनको फैसला करने में उनके हाथ कांपते थे, कलम लिखने में हाथ कांपते थे। यह इलाहाबाद की धरती पर राजू। सवाल क्या है आपका? प्लीज 1 सेकंड। सवाल है, शांति चाहिए प्रयाग के जनता को, शांति चाहिए प्रयाग के जनता को, सौहार्द चाहिए प्रयाग की जनता को, भाईचारा। सवाल है नहीं, आपके पास ज्ञान था, सिर्फ सवाल था नहीं। विश्वास करो सब मोदी पर, ये नवयुग के निर्माता है। ऐसे नेता धरती पे बस एक बार ही आता है। भारत माता की जय। मैं बात करूंगा। मैं एक छोटा सवाल जल्दी से पूछे। मैं एक पूर्व सैनिक हूँ, देश की रक्षा करके आया हूँ। आज मेरा एक ही सवाल है पूरी इंडिया गठबंधन से कि अभी तक तो देते रहे आपस में डिसुम। वो कौन सा कारण है कि आज एक होने की नौबत आ गई? किससे मुकाबला आप लोग की? मुझे इसका जवाब चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। आप लोगों से कोई सवाल? ये बेरोजगार जो लड़के नौजवान यहाँ पर लाठी कहाँ है, बेरोजगार हो गए, ये रोजगार कब देंगे? ये बताइए योगी सर। राकेश जी जवाब दीजिए। ईपीएफओ के आंकड़े देखिए, मैं रोजगार और नौकरी को लेकर जो प्रश्न है सीधा है। देखिए एक बात स्पष्टता से समझ लें, रोजगार और नौकरी के भीतर क्या अंतर होता है इसको समझ लेंगे तो अपने आप इस भ्रम का पर्दा उठ जाएगा। ये राजनीतिक दलों की प्रतिबद्धता हो सकती है। ईपीएफओ के आंकड़े बता रहे हैं कि 17 करोड़ नए खाते खुले हैं, यानी 17 करोड़ नए खाते जो खुले उनको रोजगार मिला है। आज स्विगी या जोमेटो हो या अलग अलग प्रकार के आज ओला और उबर हो, आज जॉब सीकर
एंकर नहीं, जॉब क्रिएटर बनाने का काम हमने किया है। अलग अलग क्षेत्रों में आज हमने लगभग 35 करोड़ से ज्यादा मुद्रा लोन बांटने का काम किया है, जिससे रोजगार का सृजन हुआ है। लेकिन ये केवल नौकरियों को रोजगार मानते हैं। जो सरकारी नौकरी जाति के आधार पर देते थे, जो सरकारी नौकरी पैसे के आधार पर देते थे, ये जो सरकारी नौकरी भ्रष्टाचार के आधार पर देते थे, केवल वही रोजगार नहीं है। रोजगार आज ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में मिला है, मोबाइल इंडस्ट्री में मिला। मेरा सवाल प्रयागराज की तरफ से सभी विपक्षी दलों से है कि जैसा कि ये विषय है राज तिलक की करो तैयारी, तो आपका राजा कौन बनेगा? आप आपस में ही अपने चीजों को सुलझा नहीं पा रहे हैं। इसका जवाब लेंगे। क्या बोलने आए हो? क्या बोलने आए हो? मेरे को पहले ये बताओ कि राहुल गांधी कभी जीता है? रुकिए, इधर से इधर। मैडम, मैं स्नातक कर रहा हूं और मेरा सवाल भारतीय जनता पार्टी से है। ये कहते हैं कि प्रयागराज संस्कृति की भूमि है, पावन भूमि है। प्रयागराज जीवंत थी, जीवंत है और जीवंत रहेगी। कोई पार्टी इसको जीवंत नहीं करती है। और दूसरा प्रश्न मेरा ये है कि आज सबसे ज्यादा बेरोजगार यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट 29% है। IIT में 4500 वैकेंसीज खाली है, लेकिन उसकी कोई नियुक्ति नहीं होती। आपके शिक्षा मंत्री कहते हैं। अगर आपको लगता है कि बेरोजगार सिर्फ धर्म से आएगा तो ऐसा नहीं है। मेरा एक सवाल, मैं जो वैकेंसी है उसको पूरा करना चाहिए। एक सवाल मेरा लास्ट, जल्दी खत्म कीजिए। हाँ जी, लास्ट प्रश्न मेरा एक और है। यहाँ अग्निवीर और पुलिस के कर्मचारी खड़े हैं। अभी पुलिस का पेपर लीक हुआ। कैलाश विजयवर्गीय अपने एक बयान में कहते हैं कि अगर अग्निवीर के बाद मुझे पार्टी ऑफिस में वो गार्ड रख सकते हैं, तो क्या ये सोचती है भारतीय जनता पार्टी? देखिए, बड़ा आश्चर्य होता है। इन्होंने युवा साथी ने पूछा कि रोजगार धर्म से नहीं आएगा। ये तीर्थराज प्रयाग है। पिछला आंकड़ा CMI का बताता है कि 4200 करोड़ रुपए उत्तर प्रदेश की सरकार ने खर्च किए थे कुंभ के आयोजन पर, और 1,17,000 करोड़ रुपए की मार्केट ब्याज से यहाँ से बनने का काम हुआ था। ये रोजगार का सृजन तो केवल कुंभ ही कर देता है। आपको मालूम नहीं है कि धर्म आज कैसे रोजगार का सृजन करने का काम कर रहा है। आज उत्तर प्रदेश तीर्थों की नगरी बनी है। आज अयोध्या हो, आज काशी हो, आज मथुरा हो, आज मिर्जापुर हो, आज इन स्थानों से जो तीर्थ यात्री आ रहे हैं, आप लोग उस सवाल का जवाब दीजिए जो महिला ने पूछा था। राजा मतलब कौन बनेगा प्रधानमंत्री, उनका सवाल था। देखिए अंजना जी, प्रधानमंत्री तय हो चुका है। इंडिया गठबंधन से बनने जा रहा है, क्योंकि ये नौजवानों ने तय कर दिया है कि इन्हीं नौजवानों ने, किसानों ने सरकार बनाई थी और यही सरकार गिराने जा रहे हैं। नाम पूछ रहे हैं सब। अरे नाम पूछ रहे, नाम तय है, हम तय कर लेंगे। एक बात सुनिए, लेकिन जो लोग झूठ बोल रहे हैं, बार बार झूठ बोल रहे हैं, लगातार झूठ बोल रहे हैं, उनको सबक सिखाने यहाँ की जनता जा रही है। एक बात जानिए जी, एक मिनट, मेरा सवाल केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी से है। आपका प्रधानमंत्री कहता है 400 पार लोग वोट देने आ नहीं रहा, किधर से 400? इसकी नकल कर रहे हैं आप बताइए किसकी नकल थी? खड़गे। देखिए, मल्लिकार्जुन खड़गे के सवाल के जवाब तो जनता देने का काम करेगी। जनता साहब बन के कांग्रेस की तरफ से सवाल कर रहे हैं। 400 पार कहाँ से? देखिए, जनता 400 पार के नारे को लेकर के चल रही है। वोटिंग परसेंटेज तो गिरा है ना राकेश जी। वो उत्साह तो वोटर्स में दिख ही नहीं रहा है जो 14 और 19 में था। एवरेज उन सीट्स पर जिस पर फर्स्ट और सेकंड फेज में वोटिंग हुई है, 5% के आसपास वोटिंग गिरी है। देखिए, जब भी मतदान होता है तो मतदान जब ज्यादा होता है तो वो बदलाव का होता है, और जब मतदान कम होता है तो इसका मतलब जो लोग जैसी स्थिति को देख रहे हैं उसके साथ संतुष्ट हैं। भारतीय जनता पार्टी का वोटर तो आज भाजपा के कार्यकर्ता के कारण निकला है, लेकिन ये सपा निराश बैठी है, यह कांग्रेस निराश बैठी है। सपा का वोटर कांग्रेस के साथ नहीं, कांग्रेस का वोटर सपा के साथ नहीं। नेता इनके अब तक संयुक्त रैली नहीं कर पाए हैं। क्या ये सच नहीं है कि राहुल गांधी, अखिलेश यादव अब तक संयुक्त रैली तक नहीं कर पाए हैं? छोटा पूछिए तो और लोग को मौका मिलेगा। मैडम, ये वयोवृद्ध है, 30 साल 38 साल नौकरी करने के बाद आज पेंशन के रूप में 1171 रुपया मिल रहा है। पूरे सर्विस काल में EPFO के अंदर में हमारा 19 लाख 20 लाख एक आदमी का है। अगर उसी का ब्याज मिलता तो 15,000 हमारे पेंशन मिलता। आज 1171 रुपया पर मंथ मिलता है। मैडम, ये हम लोग का बहुत बड़ा निपटारा आप लोगों को करना चाहिए। मैडम, 3 बार प्रधानमंत्री जी से वार्ता हुआ। प्रधानमंत्री जी ने कहा हमारा मांग है 7,500 महंगाई भत्ता, पति पत्नी का मेडिकल सुविधा, जो EPS 95 ये मांग पूरी होनी चाहिए। वो कह रहे सबसे मिले हैं। हम बिल्कुल सहमत हैं। कोई भी संवेदनशील ऐसी बात होगी तो निश्चित तौर पर उसका समाधान आवाज हो जाएगा। टिकट कटाए आवाज भाजपा वालों, दमनकारी सियासत के लिए आवाज जिंदा है। पुनः खालू दिवाकर को वही परिवार जिंदा है। अनाचारी अधर्मी सभ्यता का नाश जो कर दे, इलाहाबाद की माटी में वो आजाद जिंदा है। अभी
मैं विपक्ष से पूछना चाहता हूं, अगर आप क्या करते हैं? मैं व्यापारी हूं। व्यापारी है जी। व्यापार अच्छा चल रहा है, व्यापारी खुश हैं, अराजकता तो खत्म है, ये भाजपा की देन है। अब सवाल है कोई? है, अगर भाजपा विपक्ष हमारा एनडीए गठबंधन है, उसके प्रवक्ता 2 क्यों आए हैं? क्या एक के पास सवाल जवाब देने का है नहीं क्या? 2 प्रवक्ता क्यों आए हैं? गठबंधन किस बात का? गठबंधन किस बात का? कौन सा गठबंधन किस बात? एनडीए की गठबंधन है। तो भाजपा हमारा ये सपा और कांग्रेस के प्रवक्ता क्यों आए? क्या एक प्रवक्ता जवाब देने लायक कैसे देगा? दोनों अलग पार्टी है तो कैसे नहीं होगा? इधर भी तो आरएलडी बीजेपी से है, ये कौन सी बात हो गई? आप मेरा सवाल उनसे है, इनसे कांग्रेस के नेताजी से। उन्होंने कहा कि जातिगत जनगणना कराएंगे, पहले अपनी जनगणना करा के भारत में दिखाएं, तब बताएंगे कि जातिगत जनगणना क्या होती है। मैम, ये प्रयागराज की धरती है, केवल धर्म की धरती कह देने से इसका जो पूर्ण नहीं। सवाल क्या है? सवाल, यहाँ छात्र भी रहते हैं और छात्रों की सबसे बड़ी समस्या है आज के समय में कि पेपर लीक हो जाते हैं। ये सुशासन की जो बात भाजपा करती है वो कैसे करती है? और मेरा सवाल साथ में विपक्षी दलों के साथ में भी है कि हम आप पर कैसे विश्वास करें कि उस दौर में हम लोगों ने वो दौर भी देखा है जब जो रहती थी स्कूल रहते थे, उनकी खिड़कियों पर लटक के नकल करवाई जाती थी। मेरा ही सवाल आपने दोहरा दिया। चलिए ठीक है, कुछ और लोगों से बातचीत करते हैं। आप चेहरा नहीं बताया। जिस भी पार्टी की सरकार बने उसको शिक्षा और स्वास्थ्य पर ये कम से कम बताना चाहिए कि कितने स्कूल और यूनिवर्सिटी खुलवाए। ताली बजाइए इस बात पे। स्कूल, अस्पताल, यही होना चाहिए असल मुद्दा। कितने स्कूल खुले, कितने यूनिवर्सिटी खुले और कितने अस्पताल हुए। कैंसर और कार्डियोलॉजी जैसी बीमारी आजकल भारत में बहुत से लोगों को हो रही है, लेकिन इन बीमारियों के इलाज के लिए क्या व्यवस्था होगी और क्या है? बिल्कुल, नेता तो दिल्ली मुंबई इलाज करा लेते हैं, उनके परिवार वाले करा लेते हैं, आम लोगों का क्या? इधर कुछ लोग जो पीछे हैं। आप एक सवाल क्या आपका क्वेश्चन क्या है? आप सवाल पूछिए, अगर आप नहीं पूछ रहे। मेरा कहना है कि जब सपा की सरकार थी उस समय इतनी भर्तियां बेसिक शिक्षा में की गई थी, और आज जाके उन्हीं लोगों से पूछिए, गांव में जो इस समय है उनसे पूछिए, तो वो भाजपा की सरकार सवाल क्या है? आप सवाल यही है, एक मिनट, सवाल यही है कि उस समय जो भर्तियां हुई थी उस समय के टीचर ये नहीं बता पाते कि हमारी प्रदेश में कौन अध्यक्ष। हम बताना चाहते हैं राम जी से माइक छोड़िए। बोलो कौन जीतेगा बताओ। मैं ये पूछना चाहूँ इंडिया गठबंधन से कि 500 साल बाद अयोध्या में राम मंदिर बनता है तो क्या राहुल जी, अखिलेश जी, मायावती जी, क्या ये लोग हिंदू हैं कि नहीं? देखिए, कह रहे राम मंदिर बना, आपके नेता दर्शन भी क्यों नहीं करने जा रहे? बीजेपी से नाराजगी हो सकती है भगवान से। आपको शायद पता होगा अंजना जी, राम मंदिर के उद्घाटन से पहले ही हमारे सम्मानित प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी अयोध्या के, हमारी विपक्ष की नेता आदरणीय आराधना मिश्रा मोना जी गई राम मंदिर के दर्शन करके आई। ये भारतीय जनता पार्टी तय करेगी क्या कौन दर्शन करने जाएगा कौन नहीं जाएगा? ये तो श्रद्धा का मामला है ना। मसला क्या है अंजना जी, किस तरीके से जनता के मूल जो प्रश्न है उनसे छुपा जा सके। आज जनता का मूल प्रश्न क्या है? रोजगार। आज जनता का मूल प्रश्न क्या है? किसानों का मूल प्रश्न क्या है? एमएसपी। किसानों का मूल प्रश्न क्या है? उनकी आय दुगनी होना। महिलाओं के साथ जिस तरह से अन्याय अत्याचार हुआ कौन भूल सकता है? जिस तरीके से महिला खिलाड़ियों के साथ इसी जंतर मंतर में पुलिस ने जिनको बूटों से रोका कौन भूल सकता है? अंजना जी एक बात मैं और कहना अंजना जी एक बात क्या कि मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। जो उन्होंने कहा कि वोट परसेंटेज जो गिर रहा है, मैम शिक्षा, रोजगार और महंगाई बात करेंगे। मैम इलाहाबाद विश्वविद्यालय की 400 गुना फीस वृद्धि कर दी जाती है। मैम हुई है नौकरी देने का। मैम गरीब छात्रों को जिस तरीके से मैम परेशान किया जा रहा है, मैम 400 गुना फीस बढ़ाकर सेनाओं में मैम 4 साल की भर्ती की जा रही है, और जो उसके बाद रिटायर होने के बाद सेना में क्या करेंगे लोग? कहाँ जाएंगे? मैम बताइए। 2 करोड़ नौकरी का वादा कर 2014 2 करोड़। जवाब दीजिए। बात घूम फिर कर देश भर में रोजगार के मुद्दे पर आती है, और राकेश जी वहां पर जनता सोचती है कि सिर्फ अपने से ही लोग, मैं इसके बाद आ रही हूँ, सिर्फ अपने से ही आप अपनी रोजगार पैदा कीजिए, लोन लीजिए, अपना काम कीजिए, उससे लोग संतुष्ट नहीं है।
युवा कह रहे कि रोजगार के साधन बनाना सरकार की जवाबदेही जिम्मेदारी है। देखिए, हम इस जवाबदेही से पीछे नहीं हट रहे हैं। आज पूरे देश भर में इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम हो रहा है, इतनी सारी सड़कें बन रही हैं, इतने सारे पुल बन रहे हैं, इतने सारे मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं, इतनी सारी यूनिवर्सिटी बन रही है। इन सब में श्रम लग रहा है, इन श्रम में लोगों को रोजगार मिल रहा है। और रोजगार न मिल रहा होता तो देश की इकोनॉमी आज 11वीं इकोनॉमी से निकल करके 5वीं इकोनॉमी तक न बनी होती। आज ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में हम पूरी दुनिया में आज दूसरे नंबर पर आ गए हैं। आज मोबाइल निर्माण के मामले में हम दुनिया में पहले नंबर पर आ गए हैं। हम विदेशों से पहले मोबाइल आयात करते थे, अब मोबाइल निर्यात करने का काम कर रहे हैं। इन सबसे रोजगार का सृजन हुआ है, लेकिन कुछ लोग केवल सरकारी नौकरी को ही रोजगार मानते हैं। और रोजगार अखिलेश यादव का दूर नहीं होने वाला है। रोजगार बेरोजगारी राहुल गांधी की दूर नहीं होने वाली है। अखिलेश और राहुल गांधी अभी भी बेरोजगार ही रहेंगे। बीजेपी पर आप हमलावर है रोजगार के मुद्दे पर, अच्छी बात है, लेकिन आपके पास रोजगार सृजन के क्या रोड मैप है? वो रोड मैप बताइए। कहां से आप नौकरियां जनता को देंगे, वो रोड मैप बताइए। अंजना जी, स्पष्ट है कि हम अग्निवीर, अंजना जी अग्निवीर की जो ये भर्ती कर रहे हैं 4 साल की, इसको खत्म करेंगे। पहला काम जो इनकी प्लानिंग है, पुलिस को भी 4 साल की नौकरी देने जा रहे हैं, पुलिस की इनकी प्लानिंग है, उसे भी लगातार ये खत्म करेंगे, यानी ऐसा होने नहीं देंगे। दूसरी बात, और जो तमाम वैकेंसीज हैं पूरे देश में, लाखों नौकरियां हैं, लेकिन ये उसको ओपन नहीं कर रहे हैं। उसको खोलेंगे, लाखों नौकरियां हैं, लेकिन ये इसलिए नहीं खोलते क्योंकि इनका मकसद है नौकरी नहीं देना। ये हमेशा चाहते हैं कि नौजवानों को इसी तरह प्रताड़ित करते रहे, बेरोजगारी बढ़ती रहे, महंगाई बढ़ती रहे, क्योंकि अगर ये नौकरी दे देंगे तो इनकी जो सोच है वो सोच कहीं ना कहीं खराब हो जाएगी। बताइए, जवाब दीजिए। संतों की धरती प्रयागराज से जनता ने उद्घोष किया है, कांग्रेस के युवराज को रोजगार नहीं मिलने वाला है, क्योंकि ये जो रोजगार की आज अगर बात हो रही है 75 साल बाद देश की आजादी के, अगर रोटी कपड़ा मकान रोजगार और चिकित्सा की बात हो रही है तो कांग्रेस को जवाब देना चाहिए। 55 साल तक क्या लूट रहे थे देश को, 55 साल तक क्या कर रहे थे, जो 10 साल में मोदी जी को इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ा रोजगार देने के लिए। 10 साल में मोदी जी को इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ा कि आपको शिक्षा दे सके, आपको उचित व्यवस्था दी गई कि आपको स्वास्थ्य लाभ दिया जा सके। तो ये कांग्रेस को जवाब देना चाहिए कि 5 लाख रुपए आज आप अगर अस्वस्थ होते हैं तो अस्पतालों में बीमा के माध्यम से आपको प्राप्त होता है। ये व्यवस्था कांग्रेस ने क्यों नहीं की 55 साल तक? अगला सवाल मैं क्या पूछूं? बोलिए, जो भी सवाल बन रहे हैं चुनाव को लेकर आप क्या सोच रहे हैं? मेरा एक सवाल है। हमारा सवाल कांग्रेस से है। मुसलमानों के लिए बहुत आप बात करते हैं। एक सेकंड प्लीज, सवाल होने दीजिए प्लीज। मुसलमानों के लिए बहुत बात करते हैं। 55-60 साल आपने राज किया, मुसलमानों के लिए क्या किया? भाजपा तो जो कहती है वो करती है, चाहे सलमान हो चाहे सलमा हो। अगर 10 लाख की जरूरत हुई, 5 लाख की जरूरत है तो वो मिला है। आपने क्या किया अभी तक? आप अपनी बातें बताइए। देखिए, कांग्रेस पार्टी कभी भी धर्म और जात की बात करती नहीं है, ना तो वो हिंदू की बात करती है ना मुसलमान की बात करती है। कांग्रेस पार्टी अगर बात करती है तो न्याय की बात करती है। अगर आप हमारा न्याय पत्र देखेंगे, और हम अगर बात कर रहे हैं कि 30 लाख वैकेंसी जो सरकारी विभागों में खाली है वो हम भरेंगे, तो जाहिर सी बात है उसमें हिंदू भी आएगा, उसमें मुसलमान भी आएगा, उसमें सिख भी आएगा, उसमें ईसाई भी आएंगे। जब हम बात करते हैं कि महिलाओं को 8500 रुपए हर महीने देंगे, 1 लाख रुपए सालाना देंगे, तो उसमें हिंदू को भी मिलेगा, मुसलमान को भी मिलेगा, सिख को भी मिलेगा, ईसाई को भी मिलेगा। जब हम बात करते हैं कि हम राइट टू अप्रेंटिसशिप देंगे, यानी 1 लाख रुपए जो टेक्निकल छात्र होंगे उनको 1 लाख रुपए सालाना देंगे, तो उसमें हिंदू भी होगा, मुसलमान भी होगा, सिख भी होगा, ईसाई भी होगा। तो कांग्रेस पार्टी सबकी बात करती है, इंक्लूसिवनेस की बात करती है, बांटने की बात नहीं करती है। कमेटी की सिफारिशें लागू की, कुछ नहीं किया, ये प्रश्न उसका तो जवाब दीजिए। सच्चर कमेटी की बहुत सारी सिफारिशों को कांग्रेस पार्टी ने लागू किया है। जो सिफारिशें उन्होंने दी थी, बहुत सारी सिफारिशों को कांग्रेस पार्टी ने लागू। मुसलमानों का वोट चाहिए, उनका उत्थान नहीं करना चाहते, बल्कि सिफारिशें लागू करते हैं। ऐसी बात नहीं, कांग्रेस पार्टी रोजगार की बात कर रही है, इंक्लूसिवनेस की बात कर रही है, सबको सम्मान देने की बात कर रही है। जब इंक्लूसिवनेस की बात करते हैं तो इसमें माइनॉरिटी भी आता है, मेजॉरिटी भी आता है। मेरा भाजपा से सवाल है, कांग्रेस पार्टी नहीं करती। सवाल बीजेपी से है। मेरा भाजपा सवाल है, जो ये बड़े बड़े दावा करते हैं कि गौ हमारी माता है, ये वही गौ तस्करी कंपनी से, बीफ कंपनी से 250 करोड़ का चंदा लेती हैं। जवाब दीजिए। देखिए, पहले मैं फिर कहूंगा, ये बार बार सवाल विपक्ष के द्वारा एक अफवाह के रूप में फैलाया जा रहा है। आपको जानकारी होनी चाहिए, भारत के भीतर से किसी प्रकार के बीफ की सप्लाई के लिए पूरी तरह से प्रतिबंध है। उसके बावजूद आप जैसे नौजवान जो भ्रमित होते हैं ना, वो नौजवान भ्रमित होना बंद करें। इस देश
में गाय हमारी माता है। और ये योगी आदित्यनाथ जी ने सरकार बनने से मैं कहता कि 24 घंटे के भीतर हम गौ कसी को बंद कराएंगे, अवैध बूचड़खानों को बंद करने का काम करेंगे। और ये हमने कहा, वो करके दिखाया है। गायों के हत्यारों के साथ, गौ कसी कराने वालों के साथ तो कैसे सपा बसपा गलबहिया करती थी, कांग्रेस कैसे उनके पीछे खड़ी होती थी, ये उत्तर प्रदेश ने देखा। मैं सवाल एक करना चाहूंगा कि सभी लोग सभी के लिए बात कर रहे हैं, लेकिन मैं एक खिलाड़ी हूं, शतरंज खिलाड़ी हूं। मैं शतरंज खेल खिलाड़ियों के लिए बात करना चाहता हूं। वही कांग्रेस है जो आज सब भ्रष्टाचार की बात कर रही है। हमारी राष्ट्रमंडल खेलों की जो है इतना बड़ा घोटाला करी है, उसके लिए बताइए कि अब आप खेलों के लिए क्या कर रहे हैं? सवाल क्या है? सवाल हमारा यह है कि भाजपा खेलो इंडिया इतना बढ़िया कार्यक्रम है, इनके एजेंडे में खेल के लिए क्या है? एक भी इनके। ठीक है, एक और सवाल इधर से लेते हैं। मैडम, जो प्रयागराज है मैं उसकी बात कह रहा हूँ कि धरती बाणी पुत्रों के अमरगान की है और शब्द साधकों के दिग्विजयी लक्ष्यदान की है। यहाँ लेखनी ने जमीर को बेचा नहीं कभी, ये बलिदानी भूमि निराला महाप्राण की है। अगर कर्मचारी 70 साल शासन करने वाली कांग्रेस को गिरा सकती है तो मानिए आपकी भी सरकार गिर सकती है, क्योंकि आप इनकम टैक्स में रिबेट नहीं दे रहे हैं, कर्मचारियों की पुरानी पेंशन नहीं। ठीक है, ये कह रहे हैं आम आदमी को आप राहत नहीं दे रहे हैं। सत्ता का घमंड किसी को नहीं होना चाहिए, आपका भी चूर हो सकता है, ये उनका प्रश्न है, जवाब दीजिए। देखिए, प्रधानमंत्री जी अपने आप को जनता का सेवक कहते हैं, वो कभी भी अपने आप को शासक नहीं मानते हैं, जनता की सेवा करते हैं। और हमने देखा है कि कैसे इसी दिव्य भव्य कुंभ के बाद उन्होंने कैसे कर्मचारियों के जो यहाँ पर साफ सफाई करने वाले थे उनके पांव धोने का काम किया था। ये प्रधानमंत्री जी इतनी विनम्रता के साथ रहने वाले हैं, उनके अंदर किसी प्रकार का ना कोई अभिमान था ना कोई अभिमान है। सत्ता आज गरीब के द्वार तक पहुंची है, जवाबदेही के साथ पहुंची है। और ये ऐसे प्रधानमंत्री है जो आज बिना किसी बुलेट प्रूफ के कांच के जनता से सीधा संवाद करने का काम करते हैं, जनता के साथ सीधा। ठीक है, हम लोग समापन की तरफ बढ़ रहे हैं। एक हिंट दे देते हैं कि आप लोगों की कितनी सीटें आ रही हैं, आपसे शुरू करती हूँ। कितने सीटें आपकी आ रही हैं गठबंधन की, बताइए। देखिए अंजना जी, मैं यहाँ पे सीटों का प्रेडिक्शन तो नहीं करूंगा, लेकिन आपको इतना विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि 2009 की स्थिति एक बार फिर से बहाल होने जा रही है। जिस तरीके से करारी हार भारतीय जनता पार्टी को होने जा रही है, 2024 में 4 जून को इस सरकार, मोदी सरकार से छुटकारा पा लेगी देश की जनता में। देखिए अंजना जी, मोदी जी ने हार को स्वीकार कर लिया है। 370 पार जा होने जा रही इंडिया गठबंधन 370 पार। और चलते चलते एक शेर कि मेरे जुनून का नतीजा जरूर निकलेगा, इसी सियाह समंदर से नूर निकलेगा, इसी सियाह समंदर। प्रधानमंत्री जी का जो नारा है अब की बार 400 पार, उसका रिकॉर्ड तोड़ने जा रही है जनता। आप यकीन मानिए उत्तर प्रदेश के अंदर इंडिया गठबंधन के प्रत्याशियों की जमानत जब्त होने का रिकॉर्ड कायम होगा। पीछे से बार बार पूछ रहे हैं कि 400 पार कहाँ से आएंगी, बताइए। देखिए 400 पार तो जनता का नारा है, लेकिन सच बात यह है कि 2014 में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी 5 सीटें जीत करके आई थी। देखिए समाजवादी पार्टी 2014 के चुनाव में 5 सीटें जीत कर आई थी जो मारुति कार में बैठ सकते थे। 2019 के चुनाव में 3 सीटें जीत करके आए थे जो रिक्शा पर बैठ सकते हैं। इस बार क्या साइकिल चलाने वाला भी कोई बचेगा? ये मुश्किल काम है। कांग्रेस पार्टी की उत्तर प्रदेश से केवल 2 सीटें आई थी 2014 में, 1 सीट बची 2019 में, और अब की बार पूरी तरह से जीरो होने वाले हैं। चलिए इसी के साथ तालियों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद प्रयागराज की जनता का।